हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करियर ऑप्शंस देखा था और किस तरीके से क्रिएटिव पिच दी जाती है ये भी समझा था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली है जो बात करता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अवॉइडिंग क्लाइंट टर्नओवर इन एन एड एजेंसी। तो क्लाइंट टर्नओवर का सिंपल सा मतलब ये होता है कई सारे क्लाइंट्स हैं जो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से खुश भी रहेंगे क्योंकि आपका काम अच्छा है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और आपकी एजेंसी के साथ अपना टाई अप जो है वो ब्रेकअप कर देंगे। तो बेसिकली ये ब्रेकअप ना हो इसके लिए हमको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे कि क्लाइंट हमसे ब्रेकअप ना करे। इन सिंपल टर्म्स, ओके, नाउ एन एड एजेंसी मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू अवॉइड क्लाइंट टर्नओवर। तो जैसे कि हम एक रिश्ते को बचाने के लिए ब्रेकअप से रोकते हैं ना कि नहीं कुछ भी हो जाए हमको ब्रेकअप नहीं चाहिए, तो यहाँ भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो ट्राई करती है कि क्लाइंट के साथ हमारा ब्रेकअप ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि देखो रिलेशनशिप में तो दिल टूट जाता है और यहाँ पर जो है हमारा पैसा छूट जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा जो छूट जाए, तो एक क्लाइंट है हमारे लिए तो हम उसको जाने नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ एफर्ट्स ऐसे लेने हैं जिससे कि हम अपने क्लाइंट टर्नओवर को रोक सके। तो ऐसा क्या तरीका अपना सकते हैं हम? सबसे पहले है रिस्पेक्ट द क्लाइंट। बहुत ज़रूरी है अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करना। रिलेशनशिप में भी ज़रूरी है ना, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो। नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे तो टिकेगा तुम्हारे साथ, जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ चला जाएगा। क्लाइंट को भी यही चीज़ चाहिए, इज्जत करो तो हम आपके साथ रहेंगे। अब इज्जत का मतलब और बुट लिकिंग दोनों अलग बातें होती है, तलवे नहीं चाटने, इज्जत करना है यहाँ पर आपको। एड एजेंसी को ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। मस्ट डेवलप ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड शो अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट। एक ट्रस्ट बिल्डअप करो कि हाँ भाई हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब वो लोग कुछ बोले उनसे बहस मत करो, अपना टोन अपना पिच हमेशा थोड़ा सा कम रखो ताकि आप उनको लगे हमारी जो प्रॉब्लम है आप उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको सुन रहे हो। Agency must not disclose any sensitive information of the client to a third party, including competitors of the client. अब बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमारी जो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो तो आप इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बाहर जाकर लीक ना करो। रिलेशनशिप में भी सेम होता है कि आप अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन बाहर जाकर 4 लोगों को नहीं बताते हो, है ना। तो यहाँ क्लाइंट की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाहर जाकर लीक नहीं करनी है, किसी भी कॉम्पिटिटर को या थर्ड पार्टी को नहीं बताना है। एजेंसी मस्ट नॉट टेक अप एडवर्टाइजिंग वर्क ऑफ द क्लाइंट्स कॉम्पिटिटर्स। और अगर आप जानते हो जैसे कि आपका पार्टनर, राइट, तो आपके पार्टनर को अगर नहीं पसंद है आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करो तो आप मत करो ना, उसको प्रॉब्लम है। तो सेम होता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। आपका क्लाइंट नहीं चाहता है उसके कॉम्पिटिटर से बात करो तो आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों उसका एडवर्टाइजिंग जो है वो ले रहे हो? मत लो, वो अपने लिए किसी और को ढूंढ लेगा। तो आप अगर उसके लिए एडवर्टाइजिंग करोगे डेफिनेटली आप एक कॉम्पिटिटर इसका दोनों का सेल्स थोड़ी बना सकते हो, तो वो आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर यू हैव टू रिस्पेक्ट द क्लाइंट। सेकेंड है राइट कॉम्पेंसेशन। एजेंसी मस्ट आस्क फॉर राइट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट से हमेशा सही अमाउंट जो भी आप चार्ज करोगे ना, कभी भी गलत अमाउंट चार्ज मत करो। जो होता है जितना होता है, जितना आपके हक की कमाई है बस आप उतनी ही अपने क्लाइंट को चार्ज करो, ओवर चार्ज मत करो। द एजेंसी शुड नॉट पुट अनरीजनेबल डिमांड फॉर इंक्रीज इन कॉम्पेंसेशन। अब कई बार ऐसा होता है ना, क्या सर हम आपके साथ इतने साल तक काम कर रहे हैं, थोड़ा तो अमाउंट बढ़ा दो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वो अमाउंट बढ़ाना है उस अमाउंट को, तो आप बताओ कि इस बार हम क्या स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं या कौन सा मीडिया लेने वाले हैं जिसके थ्रू आपका थोड़ा सा बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम समझ सकते हैं। अभी आप ऐसा मत बोलो कि बहुत पुराने आप हमारे क्लाइंट हो, आप थोड़ा सा तो पैसा बढ़ा कर दो। दिस इज़ नॉट द वे दैट वी टॉक टू दी क्लाइंट. Whenever there is a success of the ad campaign, agency may be tempted to ask for a hike in compensation. This may indicate that the agency is greedy and there are chances for the client to leave their agency. अब कई बार क्या होता है, अगर आपने ऐड जो बनाया, ऐड कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा, आपने सोचा था कि इनका टर्नओवर लाखों का होगा, उनका टर्नओवर करोड़ों का हो गया। अब हम बोलोगे क्या सर इतना पैसा कमाया, थोड़ा तो हमको दो। ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उल्टा क्या क्या इम्पैक्ट गिरता है कि देखो कितनी ग्रीडी है। अब उसका करोड़ों का टर्नओवर हुआ तो वो तुमको क्यों देगा? वो कोई बड़ी एजेंसी को नहीं ढूंढेगा जाके, ओएनएम जैसी एजेंसी से काम करवा सकता है वो, फिर आपसे क्यों करवाएगा? और वो करोड़ों का तो वो तो अरबों का उनको टर्नओवर दे सकते हैं। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करें, एकदम बचकानी हरकत नहीं करनी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोफेशनल्स है हम लोग, एकदम प्रोफेशनल जैसा बिहेव करो। हो सकता है नेक्स्ट एड कैंपेन जो होगा उसको आप और, अब क्योंकि देखो आपकी वजह से उनको सक्सेस मिली है तो आप उनके सक्सेस में हिस्सा मत मांगो, लेकिन नेक्स्ट एड कैंपेन ऐसा लेकर आओ कि वो खुद सामने से आपको दे दे पैसा, राइट। तो ऐसी हरकत करोगे तो क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा, फिर ब्रेकअप कन्फर्म है। Next is credit to the client. Agency must give due credit to the client. Whenever there is a success of the ad campaign, credit goes not only to the agency but also to the client. Client gets the credit for providing timely information to the agency regarding the objectives of advertising, product and the target audience and other related information. अब क्या करने का है? बूट लिकिंग नहीं करना है हमको, तलवे नहीं चाटने किसी के। हमको क्लाइंट को क्या बोलना है कि इसका सक्सेस का श्रेय जो है, क्रेडिट जो है वो आपको जाता है।
क्योंकि अगर आप हमको सही टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते अपने टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड, अपने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो ये ऐड कैंपेन सक्सेसफुल होता ही नहीं। तो हमने सामने वाले की तारीफ़ की ना, रिस्पेक्ट की ना, कि आज हम जो है वो आपकी वजह से है, तो आप अपने सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार है, हम उसके लिए नहीं, हमने तो आपके लिए थोड़ा बहुत काम कर दिया, एक हेल्पिंग हैंड दे दिया। तो क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ चलो मुझसे बड़ा नहीं बन रहा है और मेरे भी काम की जो है वो रिस्पेक्ट रख रहा है। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द क्लाइंट। नेक्स्ट आती है रेगुलर मीटिंग्स रखो उनके साथ में, ब्रेकअप हो जाएगा ना, नहीं तो अगर हर बार नहीं मिलना जुलना रहा तो डेफिनेटली रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेगुलर मीटिंग्स अपने क्लाइंट के साथ में रखो, अपनी एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा करो वहाँ पर, प्लान करो मीटिंग, देखो कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आगे कोई और इनिशिएटिव लेना है, डिस्कस करो कि अभी एडवर्टाइजिंग अगर आप ऐसा कोई इवेंट आ रहा है, कोई ओकेजन आ रहा है, कोई रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है, इस टाइम पर अगर आप कोई ऑफ़र निकालना चाहो और इस टाइम पे अपना सेल्स बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज कर ना मीटिंग करवाते रहनी चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारा भी बिजनेस चलते आना चाहिए, सिर्फ उन्हीं का नहीं चल सकता। साल में एक बार ऐड दे दिया बस हो गया, आप सीधा अगले साल ऐड देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिव फेस्टिवल जा रहे हैं तो आप उस टाइम पे कोई ऐड चाहते हो हम पोस्ट करें, आपके लिए बनाए, तो ऐसे मीटिंग्स जो है वो करते रहा करो। रेगुलर मीटिंग से क्या होता है, क्लाइंट, अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हमारे ज़िंदगी में भी होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट का कॉन्सेप्ट। हर इंसान को क्या लगता है, कभी कोई मुझे भूल ना जाए, इसीलिए आज हम ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ताकि कभी कोई हमको भूल ना जाए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ भी सेम होता है, इतनी सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अगर हम क्लाइंट से नहीं मिलते रहे, कल तो कोई नवी आ जाएगी एजेंसी, उनको पिच करेगी, उनसे बात करेगी, क्लाइंट उनका हो जाएगा, ध्यान में भी नहीं रहेगा कि हमने कभी उनका सक्सेसफुल ऐड कैंपेन बनाया है। इसलिए रेगुलर मीटिंग्स जो है उनके साथ कंडक्ट होते रहना ज़रूरी है, जिससे कि आप क्या करते हो, आपको समझ आती है अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, और उनके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो और उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाते हो। तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है आपका अपने क्लाइंट के साथ में। नेक्स्ट है, आपको एक अच्छा रैपो बनाना है उनके साथ में, बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एजेंसी एंड दैट ऑफ द क्लाइंट। तो अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी उनसे मिलते हैं ना, उनको बोल के रखने का, एकदम मिक्सअप हो जाओ, एकदम थोड़ा सा फ्रेंडली, बहुत ओवर फ्रेंडली नहीं, एकदम फ्रेंडली हो जाओ, कि जब भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात आती है आपका नाम पहले ध्यान में आना चाहिए, कि अरे यार ये हमारा कैंपेन बहुत अच्छे से करेगा, इसने ये हमारी तुरंत सुन लेता है, ये हमारे बजट के हिसाब से हमको काम करके दे देता है ना। ऐसा होता है ना, हाँ, अगर हमारे घर में भी कोई पार्टी या कोई फंक्शन हो तो हम किसको पहले फ़ोन लगाते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं जहाँ से हमको लगता है कि हमारे बजट में ये इतना खाना या इतना ऑर्गेनाइज करके दे सकता है। सिमिलरली हमारा रेपो ऐसा होना चाहिए क्लाइंट्स के साथ, कि जब भी उनको लगे कि ऐड की नीड है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो बस इस एजेंसी का कॉल करो, इस एजेंसी के इस रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर लो कि ये तो काम बड़ा अच्छा करता है, हमारे बजट में भी कर लेता है, हमारी सुनता भी है, हमारे से बहस भी नहीं करता है, हमारे प्रॉफिट में शेयर भी नहीं मांगता है, इस बार अगर कैंपेन सक्सेसफुल रहा तो हम सामने से उसको कुछ दे देंगे। तो ये होता है आपका एक अच्छा रेपो बिल्ड करना अपने क्लाइंट के साथ। मस्ट जेल विद ईच अदर इफेक्टिवली। मेनी एक्सपर्ट्स कंसिडर दैट पर्सनल केमिस्ट्री बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द एजेंसी स्टाफ इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ एन एड कैंपेन। तो बेसिकली यहाँ जो आप केमिस्ट्री एक बिठा लेते हो ना अपने रिप्रेजेंटेटिव और एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका और क्लाइंट के बीच में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको आगे जाके काम जो है वो मिलते रहेगा। Representatives may even have informal get together to develop excellent relationship between the agency and the client. The wine and dine culture works well in cementing agency client relationship. Okay, तो representative है, एक informal get together रख सकता है कभी वाइन एंड डाइन का ओकेजन, यानी कि आप कभी क्लाइंट से मिल लेते हो, चलो एक ऐसी मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, चलो डिनर पर मिल जाते हैं, थोड़ा खा पी लेंगे, तो खा और पी लेंगे, उसमें हम थोड़ा जी भी लेंगे। तो इस तरीके की जब आप एक मीटिंग रखते हो अपने क्लाइंट के साथ में, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, एक अच्छा रैपो बिल्ड होता है। तो जब भी कोई काम आएगा आप ही को मिलेगा, क्लाइंट खुद ही किसी न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एंटरटेन नहीं करेगा, खुद ही बोल देगा नहीं भाई हमारा अच्छा टाई अप है इनके साथ में, हम इनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने लिए दूसरा क्लाइंट ढूंढ लो, हम दूसरी एजेंसी नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा रैपो बिल्ड करना है अपने क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट आता है प्रोएक्टिवनेस। एड एजेंसी एंड द क्लाइंट मस्ट बी प्रोएक्टिव टू मेक द एड कैंपेन सक्सेसफुल. Proactiveness on the part of both the parties may lead to innovative and effective ad campaign. Agency must collect as much information possible to create good ad campaign and also to provide other allied services. Proactiveness यानी कि आपका proactive होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, एकदम उत्तेजित रहो, हमेशा एक्साइटेड रहो काम करने के लिए,
जैसे जैसे आपको लगता है, मतलब इंटरेस्ट दिखाओ कि हाँ भाई हम वाकई में इंटरेस्टेड है आपके ऐड को बनाने में, सिर्फ मुझे आपसे सक्सेस का हिस्सा चाहिए या मुझे अपना कमीशन चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ काम नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपका ऐड कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल रहे, और मैं काम करने के लिए मैंने ऐड एजेंसी खोल रखी है, बैठे रहने के लिए नहीं खोल रखी है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक्टिवनेस जो है वो दिखाऊंगी और उसी के हिसाब से क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेते जाऊँगी, जिससे कि क्लाइंट को भी लगेगा हाँ भाई ये एजेंसी वाकई में इंटरेस्टेड है हमारे ऐड कैंपेन के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने में ये लोग कई ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बस ये चीज़ हमको उनको दिखानी नहीं है, करनी भी, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को प्रोएक्टिव होना भी पड़ेगा। देन वी हैव सॉर्टिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस। एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये एजेंसी का काम है कि उस डिफरेंसेस को हम क्या करें, सॉर्ट आउट करें। एक मीटिंग रख लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू एजेंसी कॉम्पेंसेशन, एजेंसी मस्ट सॉर्ट आउट द डिफरेंस विद द क्लाइंट। Compensation agreement needs to be signed with clear terms and conditions. For example, terms and conditions relating to revision and fees and other charges must be clearly agreed upon by both the parties. अगर compensation को लेकर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, पहले तो compensation agreement बना लो जिसमें terms and conditions पे दोनों ही पार्टी अग्री होती है। अब उसके अंदर मेंशन कर दो कि compensation जो है आपका वो रिवाइज हो सकता है, आपकी फीस रिवाइज हो सकती है। आप उसमें ही मेंशन कर दो कि अगर एड कैंपेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा तो हम तुमको कमीशन तो देंगे, उसके साथ उस सक्सेस का 20% भी दे देंगे। तो इस तरीके से आप हर चीज़ अगर अपने अग्रीमेंट में बनाकर रखो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आगे जाके। और अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है, कोई गलतफहमी हो जाती है, तो बस उसको सॉर्ट आउट कर दो, और ये सॉर्ट आउट आप कम्युनिकेट करके कर सकते हो। सेम होता है रिलेशनशिप में, डिफरेंसेस आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बातें कर लो और सॉर्ट आउट कर लो, बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बात करने से ज़्यादा हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हम सुनते नहीं हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सुनना और समझना और सिर्फ बोलते रहना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कैसे, व्हेन यू कम्युनिकेट क्लियरली व्हाट आर योर आइडियाज़, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज़ योर परसेप्शन, एज वेल एज व्हेन यू आर लिसनिंग टू दी अदर पार्टीज परसेप्शन। तो इससे हमारा डिफरेंस सॉर्ट आउट होता है। Then we have services on time. Proper schedule for implementing the ad campaign must be agreed upon by the ad agency and the client. Agency must make every possible effort to plan and execute the ad campaign on time. अब यहाँ पर जो भी सर्विसेज आपने उनको बोलिए टाइम पर डिलीवर करो। दिवाली के लिए मेरा ऐड है, आप उसको होली तक मत खींचो, दिवाली में ही बनाओ, मुझे दिवाली में ही अपना सेल चाहिए ज़्यादा, दिवाली में ही चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर्स आए, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करें। तो दिवाली का ऐड होली में अगर दे दोगे तो सोचो फिर आप कितना डिले कर रहे हो अपने काम को। तो आपको लगता है जैसे आपके पार्टनर का बर्थडे है, आप बर्थडे भूल गए, आप एनिवर्सरी भूल गए, बस आप भूल गए, फिर आप गए, फिर अगर आपने रात के 12 बजे विश नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी के 12 बज जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्लाइंट को सारी सर्विसेज जो है वो ऑन टाइम देनी है। ऐड जब डिस्प्ले करने बोला गया है, जिस दिन बोला गया है, जिस ओकेजन पे बोला गया है, आपको डिस्प्ले करना ही है। अनड्यू डिलेस मस्ट बी टोटली अवॉइडेड। तो अननेसेसरी ऐड को डिले मत करो, जो काम जो भी सर्विसेज है टाइम टू टाइम उनको दिया करो। क्लाइंट मस्ट ऑल्सो गिव सफिशिएंट टाइम टू द एजेंसी टू डेवलप अ गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब क्लाइंट को भी ना ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं पुट करना चाहिए, किसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर। थोड़ा एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए क्लाइंट को भी समझना चाहिए कि उसमें भी इंसान काम करते हैं, ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं करना है उनको काम के लिए, और थोड़ा सा उनको टाइम दो कि ताकि आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल बना सके। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आपका ना तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप होगा और ना ही अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी होते हुए अपने क्लाइंट के साथ ब्रेकअप होगा। तो कैसे हम इस ब्रेकअप को रोक सकते हैं, कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बता दिया, बस आप उसी को फॉलो करेंगे तो आपका ब्रेकअप अपने क्लाइंट के साथ में नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप करियर इन एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग में करियर बनाने के लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत है। सबसे पहली जो स्किल की बात करती है, देखो हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जैसे टीचर है तो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है टीचर को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश तो हर टीचर को आती है, आई मीन इंग्लिश हर टीचर को आती है। लेकिन यहाँ पर जो स्किल चाहिए कम्युनिकेशन की वो ये होती है कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला उसको समझ रहा है, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। तो हर प्रोफेशन के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे स्किल्स है जिसकी ज़रूरत है। सबसे पहली है कॉन्सेप्चुअल और क्रिएटिव स्किल। जो भी इमेजिन कर रहे हो उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे क्या, कि आप उतने क्रिएटिव इनफ हो कि आप लोगों को अपनी तरफ कन्विंस कर सको, उनको खींच कर अपने पास ले आ सको। जब ले आ सकोगे तो हम उसको बुलाते हैं कॉन्सेप्चुअल और क्रिएटिव स्किल।
एडवर्टाइजिंग पीपल स्पेशली जो कॉपी राइटर्स होते हैं और जो आर्ट वर्क वाले लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, इनको क्रिएटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। कंसेप्चुअल स्किल जो है उससे क्या होता है, बिकॉज दे आर एबल टू विजुअलाइज, एनालाइज, अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशन। तो अगर क्लाइंट ने आपके सामने कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम रखा है और आपको अभी ना विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होता तो इसको कैसे, इस सोल्यूशन को हम लोगों तक प्रेजेंट कर पाए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे कंसेप्चुअल स्किल के लिए, जहाँ पर कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना और विजुअलाइज करने के बाद उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना। कॉपीराइटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स को अच्छा विजुअलाइजेशन स्किल होना ज़रूरी है, जिसका मतलब होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन को आप इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मैसेज के थ्रू क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। क्रिएटिव पीपल जो कि विजुअलाइजर्स, कॉपीराइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग मेंटल पिक्चर बनाते हैं, यानी अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हमारी इमेजिनेशन पावर में चल रही है उसको हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर कर बताने वाले हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी वो लोग पहले से ही सोच समझ लेते हैं। ये इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जैसे आर्टिस्ट एक छोटे से पेंटर को ही देख लो ना, अपने माइंड में जो चल रहा है वो उसको पेंटिंग करके बना देता है। सिमिलरली विजुअलाइजर्स, कॉपीराइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी विजुअलाइज करते हैं बस एडवर्टाइजमेंट में आप तक वो मैसेज जो है वो पहुंचा देते हैं। बस ये होते हैं हमारी क्रिएटिव कंसेप्चुअल क्रिएटिव स्किल। नेक्स्ट आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पर आप क्रिएटिव लोग की बात करें, फिर से कॉपीराइटर और जो हमारे आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। देखो इंग्लिश तो आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में इंग्लिश में या हिंदी में या जो भी भाषा में आपका ऐड है, आप सामने वाले तक क्या पहुंचाना चाहते हो, व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या मैसेज देना है, व्हेन टू कम्युनिकेट, कब मैसेज देना है, whom टू कम्युनिकेट, किसको मैसेज देना है, टारगेट ऑडियंस को, हाउ टू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट करना कैसे है। मेरे टारगेट ऑडियंस मुझे आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर मिलेगी, मुझे आज टीवी देखते हुए, रेडियो सुनते हुए नहीं मिलने वाली है, तो उधर पे जाकर मुझे अपना एड कैंपेन बनाना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही ज़रूरी है प्रेजेंटेशन के लिए, क्रिएटिव पिच के लिए, ताकि हम अपने क्लाइंट को क्या कर सके, अपनी तरफ खींच सके। टू ड्राफ्ट क्रिएटिव एड्स सो दैट एड्स क्रिएट टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस एंड सो ऑन। जैसे एक ड्राफ्ट फोल्डर होता है ना, हमने कुछ बनाया और बस ड्राफ्ट में सेव कर दिया, एड्स भी ऐसे ड्राफ्ट वाले पिच बनाते हैं, सेव करते हैं, ताकि हम अपने टॉप ऑफ द माइंड हम अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सके, जिससे कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो सके, हाँ भाई इस तरीके का ऐड है, यानी कुछ क्रिएटिविटी के साथ ये लोग आते हैं हमेशा, और जिससे कि जो कंपनी है उसका सेल्स बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग स्किल्स भी आती है, तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एडवर्टाइजिंग फील्ड में एंटर होने के लिए। जिसके पास अच्छी लिसनिंग स्किल होगी उनको अटेंशन देना बहुत ही ज़रूरी है। किस चीज़ पर अटेंशन, जो भी क्लाइंट बोल रहा है ना उसको बड़े ध्यान से सुनो, उसके बोलने में ही आपको आधी बातें जो है वो समझ में आ जाती है, फिर आप उसका फीडबैक जो है वो लेते हो और वहीं से अपने टारगेट ऑडियंस के लिए काम करना शुरू कर देते हो। फिर आती है ह्यूमन स्किल। अब ह्यूमन स्किल क्या होती है, ये ऐसी इंटरपर्सनल स्किल है जहाँ इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू लीड, टू कम्युनिकेट, टू मोटिवेट, टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड मोस्ट ऑफ ऑल वर्क विद पीपल इन अ टीम। ह्यूमन स्किल का सिंपल सा मतलब है, एक टीम होती है, ये हाथ की 5 उंगलियां है, कोई भी एक शेप में नहीं है, एक साइज में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्या सबको कट करते हैं, नहीं, आपस में जोड़ देते हैं ना। बस एक टीम को मिलाकर ह्यूमंस के साथ ऐसे ही काम किया जाता है, वो है हमारी ह्यूमन स्किल। एड एजेंसी को हर किसी के साथ काम करना पड़ता है, क्लाइंट के साथ भी काम करना पड़ता है। ह्यूमन स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ एड एजेंसी पर्सनल हेल्प टू डेवलप अ गुड रैपो विद द क्लाइंट। तो जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं एक अच्छा रैपो बिल्डअप करके रखो हमारे क्लाइंट के साथ में। कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका कहना है कि अच्छी केमिस्ट्री अगर क्लाइंट के साथ में हो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो हमारा एड कैंपेन सक्सेसफुल होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल्स। अब स्ट्रेस रेजिलियंस, देखो स्ट्रेस हर काम में होता है, ठीक है। स्ट्रेस रेजिलियंस, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना चाहिए, स्ट्रेस के साथ डील करना आना, कंट्रोल मत करो, कुछ कंट्रोल मत करो, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ओवर स्ट्रेस हो जाओगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वस, ये सब में चले जाओगे। तो स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, मुझे अपना स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना है, मुझे क्या करना है, कैसे अपने स्ट्रेस को ओवरकम करना है, तो वो आपके अंदर जो ताकत है वो होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, डेडलाइंस होते हैं, वर्क प्रेशर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लोगों को पता है कि उनको वीकेंड पर भी काम करना पड़ता है और कई घंटों तक, 8 घंटे का यूजुअली काम अलाउड है, वो लोग 12-12 घंटे भी काम करते हैं। क्यों भाई, ऐड का कैंपेन आ रहा है, हमको बोला है दिवाली तक, अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, हमको कैंपेन में काम करना है, एक ही ऐड नहीं बनाना, एक ही क्लाइंट नहीं, कई सारे क्लाइंट है, तो वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है और वर्किंग आवर्स भी हमारे ज़्यादा होते हैं। तो क्लाइंट्स वांट द एडवर्टाइजिंग टू बी कंप्लीटेड डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि हम क्या चाहते हैं, क्लाइंट क्या बोलता है कि कुछ भी करके
कल के पहले जो है हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो बनाकर कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारा ऐड कंप्लीट होना चाहिए। देयर इज़ नो टुमारो इन एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग में कभी भी कल नहीं होता है। तो यहाँ पर डे बिफोर येस्टरडे की बात चल रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे क्या होता है, कल, है ना, तो डे बिफोर येस्टरडे परसों। तो क्लाइंट ने हमको कोई कल का मौका दिया ही नहीं है, मतलब क्लाइंट के हिसाब से आज ही काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। To cope up with stress, one should adopt, okay, this means there are deadly deadlines which generate lot of stress on advertising people. अब ये कोई कल नहीं होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अपने आप लोगों के अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। अब इस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए, डील करने के लिए किसी को स्ट्रेस रेजिलियंस टेक्निक अपनाना होगा, जिससे कि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट कर सके, ताकि वो इस स्ट्रेस को हैंडल कर सके, इस डेडलाइन को हैंडल कर सके। रेजिलियंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप अपने आप को क्या कर रहे हो, यू आर अडेप्टिंग वेल इन द फेज ऑफ एडवर्सिटी, ट्रॉमा, ट्रेजेडी, थ्रेट्स और सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस। आपको पता है कि स्ट्रेस देखो, जब अभी क्या होता है ना, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, हमको पहले ही बता दिया जाता है स्ट्रेस बहुत रहने वाला है, स्ट्रेस झेल पाओगे, तो आपको, आप वैसे इंसान होने चाहिए कि आप सिर्फ बोलो ही नहीं, आप झेल के भी दिखाओ, कोई एग्जांपल दो और बता दो, हाँ भाई ऐसे टाइम पर ऐसी सिचुएशन में मैंने काम किया और स्ट्रेस को झेल कर दिखाया, विदाउट पैनिक हुए, विदाउट स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ मैंने स्ट्रेस को डील किया है। तो बस आपको वही बताना है। Building resilience at work may be the most important thing one should do for long-term career success and personal happiness. Therefore, one should adopt stress-resilient techniques such as effective time management, use humor to cut through stress. Humor not only helps to overcome stress, but it also gives you oxygen. Read spiritual text or otherwise whatever you like. Do mental meditation or physical exercise. Enjoy the company of non-toxic people and so on. तो जब भी आपको लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अपने उस काम से 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। आपको लगता है कि अरे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, आगे क्या करना है, थोड़ा ह्यूमरस हो जाओ, लोगों के बीच में जाओ, थोड़ा जोक मारो, थोड़ी अच्छी कंपनी के बीच में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा बहुत टी ब्रेक ले लो। जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस से रिलीफ करती है, बस ड्रग्स वो सबको छोड़ के, ड्रग्स सिगरेट को छोड़ के, ये आपको स्ट्रेस में डालेगी। तो इनको हटाकर ऐसी कोई चीज़ है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार एक चाय पी कर आते हैं या फिर कुछ खा कर आ जाओ, मुझे बेटर लगता है। जैसे कि पर्सनली इट इज़ माई हैबिट, वेन एवर आई एम स्ट्रेस्ड आउट ऑफ वर्क, आई हैव एन हैबिट ऑफ ईटिंग, नॉट ओवर कंजम्पशन, बट जब मैं कुछ खा लूँ तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो दैट इज़ माई हैबिट, दैट इज़ माई वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। तो यू ऑल मस्ट बी हैविंग योर वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। तो बस इसी तरीके से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में लेकर आना है, डील करना है अपने स्ट्रेस से, ताकि वापस से आप अपने काम के ऊपर आ सको और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सको। देखो इंसान है, हम मशीन नहीं है जो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। मशीन भी ब्रेक डाउन हो जाती है एक टाइम के बाद में, कंटिन्यूस अगर आपने उसको छुट्टी नहीं दी तो यहाँ पर इंसान भी ब्रेक डाउन हो जाएगा स्ट्रेस की वजह से। तो थोड़ा सा आपको अपने लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करो, ऑफिस में पहुंचते बराबर काम को डिवाइड कर दो कि 1 बजे तक मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ, 4 बजे मेरा टी ब्रेक है। तो मेरे ऐसा इंसान सिर्फ खाने पीने के बारे में सोचेगा, 1 बजे लंच के पहले पहले ये काम कंप्लीट करती हूँ ताकि स्ट्रेस फ्री होकर अपना लंच कर लूँ। 4 बजे की चाय मिलना मुझे ज़रूरी है, अगर 4 बजे तक काम नहीं खत्म हो तो मुझे चाय पीने नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसे करके अपना काम जो है वो फटाफट प्रॉपरली मैनेज करके करते आने का। दैट इज़ माई वे। हाँ, यू ऑल कैन अडेप्ट योर वे एज वेल, वरना मेरा तरीका भी बहुत अच्छा ही है। खाना ही तो है, खाना पीना बस, और कोई ऐसा एडिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल। हर प्रोफेशनल को टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट की आपसे बात की ना, चलो अच्छा है, नेक्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर है, काम को कैसे हम डिवाइड करेंगे। देखो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रखा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, थोड़ा उल्टा है लेकिन हम चला लेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। जो इम्पॉर्टेंट होता है और अगर वो अर्जेंट काम भी है, मुझे बोला गया कि मुझे 5 मिनट के अंदर क्या चाहिए, क्लाइंट की ये वाली फाइल चाहिए, इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, 5 मिनट का टाइम दिया है, सिर्फ ढूंढ कर निकालना है मुझे। अब उस बीच में मैं खाते नहीं बैठ सकती, तो मुझे क्या करना है, उसको अभी के अभी करना है। अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, 5 मिनट के अंदर फाइल चाहिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसको प्लान करना है कि चलो 2 दिन के अंदर मुझे फ़ाइल चाहिए। 2 दिन का टाइम दिया है ना, अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, 2 दिन में फ़ाइल चाहिए, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, 2 दिन का टाइम है, तो आप उसको प्लान कर सकते हो कि आप वो फाइल कब रेडी करके दे दोगे। नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट, डेलीगेटेड, काम अर्जेंट है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, तुमको जो मैंने फ़ाइल दी थी, ये प्रोजेक्ट पे काम करने दिया था, कौन हैंडल कर रहा है, तो मैंने बोल दिया मेरे अंडर जो काम करती है, मेरी जो जूनियर है उसने हैंडल किया है। तो ठीक है, आपको बोला है ठीक है, वो फाइल मुझे एक 2-3 बजे तक चाहिए, अब बज रहे सुबह के 10, 3 बजे तक आपसे फ़ाइल मांगी है। तो इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए वो नहीं है फ़ाइल, लेकिन अर्जेंट है, राइट।
तो अब आपने क्या किया, डेलीगेट कर दिया, काम बांट दिया, अरे तुमको मैंने ये फाइल जो बोला था ना, काम करने बोला था ना, बस उसकी फाइल बना दो और बनाकर मेरे डेस्क पे ला के रख दो, मैं जाकर सबमिट कर दूंगी। फिर आता है नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो क्लाइंट जिससे बात करने कही थी मैंने, जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो मानेगा? नहीं, वो तो ONM एजेंसी से काम ले रहा है, वो हमारी क्यों मानेगा, हमारी क्यों सुनेगा? तो फिर भी तुम ट्राई करो ना, बात तो करके देखो। तो मैंने देखा अभी मेरे पास 5 मिनट में मुझे फ़ाइल देना है, जो अर्जेंट काम है, इंपॉर्टेंट है, जो मेरी कलीग को काम दिया है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये काम की तो ज़रूरत ही नहीं ना, क्लाइंट से अभी क्यों बात करूँ मैं? फ़िलहाल वो क्लाइंट जो मुझे भाव भी नहीं दे रहा है, मैं उससे क्यों बात करूँ? तो उस प्लान को ही मैंने ड्रॉप कर दिया, उससे मैं बाद में बात कर लूँगी, या उसको मैं किसी और को बोल दूँगी पिच करने के लिए। तो ऐसा काम जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसे काम को ड्रॉप कर दो। और वही काम जो आप प्रॉपरली अपने टाइम पर कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया एक्सेस कर रही हूँ, उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अर्जेंट भी नहीं है और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो ड्रॉप कर दो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करो। हाँ, जब ब्रेक चाहिए 5 मिनट के लिए इस्तेमाल कर दिया, बस अच्छा लगा रख दो, लेकिन वो भी एक एडिक्शन है, वो कोई टाइम मैनेज करना नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके काम के हिसाब से आप डिवाइड करते हो। ओके, जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है उसको पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको प्लान करो, लेटर डेट पे पोस्टपोन कर दो। जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट भी है, तो उस काम को डिवाइड कर दो, हिस्सा कर दो, किसी और को दे दो। जो ना कि इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, उस प्लान को ड्रॉप कर दो। फिर आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो एडवर्टाइजिंग एक कॉम्प्लेक्स पजल है जिसके अंदर कुछ सही या गलत के जवाब जो है वो नहीं होते हैं, कुछ सही और गलत जवाब उसके अंदर नहीं होते हैं, बट देर आर मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू ऐड प्रॉब्लम्स। Therefore, ad people must have right problem solving skills to solve the puzzle and to create and implement effective advertising. तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो ऐड बनाने वाले लोग हैं ना, इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐड लेकर आ रहे हैं, हम कोई ना कोई प्रॉब्लम को सोसाइटी में सॉल्व जो है वो कर रहे हैं, एक पजल को सॉल्व कर रहे हैं। To design effective solutions, the ad people need to be intelligent, experienced and up to date with latest developments in the field of advertising and marketing. तो इफेक्टिव सॉल्यूशंस यानी कि क्रिएटिव ऐड के साथ अगर तुमको आना है, तो जो एडवर्टाइजिंग के लोग होते हैं उनको इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिस फील्ड की भी बात कर रहे हैं, जिसका भी ऐड बनाना है, वहाँ पर आपको अप टू डेट नॉलेज होना ज़रूरी है। तब जाकर आप क्रिएटिव ऐड के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए बिजनेस ला सकते हैं। देन वी हैव परसुएशन एंड नेगोशिएटिंग स्किल्स। ओके, परसुएशन मतलब आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, तो उसको परसुएशन स्किल्स बोलते हैं। नेगोशिएटिंग जहाँ पर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग वाले जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर ये दोनों ही स्किल का होना ज़रूरी है। एक तो आप कन्विंस कर सको आसानी से किसी को, इफेक्टिवली टू एक्सेप्ट व्हाट यू से और व्हाट यू ऑफर, या तो ऐसी कन्विंसिंग स्किल हो कि आप जो भी मैं ऑफर कर रही हूँ उसको ना बोल ही नहीं पाओ, आप हाँ बोल दो उसको, तो ऐसी कन्विंसिंग स्किल होनी चाहिए। द मोर यू आर, द मोर सक्सेसफुल यू विल बी इन द फील्ड ऑफ परस्यूएसिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो जितना ज़्यादा ये स्किल आपके अंदर है, उतना ज़्यादा आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे, कोई आपको ना बोल ही नहीं पाएगा। Advertising personnel of an ad agency need persuasive skills to convince the audience to respond effectively to ad message. तो आपकी persuasive skill की वजह से ही आप ad भी ऐसा बनाते हो जिससे कि लोग जो है, जो आपका ad देख रहे हैं, वो convince हो जाए, आपके ad के message उनको clear हो जाए। They must also have good persuasion and negotiating skills to get an account through presentation of creative pitch. अब negotiating skills जहाँ पर bargaining skills आ जाती है, तो आपके अंदर ये भी होना ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को कन्विंस भी कर सको और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको बार्गेन करके, नेगोशिएट करके, थोड़ी सी आपकी फीस 15% है, समझ लो 20% करवा दो, या प्रॉफिट का 20% दे दो, तो ये आप लोग आपस में तय कर सकते हैं क्रिएटिव पिच के टाइम पर। देन वी हैव लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स इन एन एड एजेंसी मस्ट बी गुड लीडर्स एज वेल। जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स होते हैं, उनको लीडर्स, एक अच्छा लीडर होना भी बहुत ही उनके लिए ज़रूरी है। दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल एंड मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स। दे मस्ट हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज सच एज डिसिप्लिन, एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, इफेक्टिव पर्सनैलिटी एंड सो ऑन। अब बोलते हैं ना कि अगर मेरा मैनेजर खुद तो आता है सुबह के 11 बजे और मुझे चिल्लाता है कि तुम्हारा 9 बजे लॉगिन क्यों नहीं है, तो क्या वो पंक्चुअल है? मैनेजर ही ऐसा रहेगा तो मैं तो उसी के जैसे बनूंगी ना। जो लीडर बोलेगा वो फॉलोवर फॉलो करेगा। तो उसके खुद के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके खुद के अंदर ईमानदारी होना चाहिए, खुद के अंदर पंक्चुअलिटी होना चाहिए। तो ऐसे इंसान को मैं एज एन एग्जाम्पल देखूंगी और मैं भी उसको वैसे ही फॉलो करूंगी। तो जैसा लीडर होगा वैसा ही फॉलोवर भी करेगा। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स।
मैनेजर्स इन एन एड एजेंसी मस्ट हैव गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी कि उनका क्या काम आना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए ताकि अच्छी सही पॉलिसीज़ और प्लान्स बना सके, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सके, सही तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर सके, डायरेक्शन दे सके। एक साथ सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही है हमारे एडवर्टाइजिंग को बनाने के लिए, तो सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। They must have skills to monitor the performance of the employees and to take corrective measures if required. इसी के साथ साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को देखो कि एक ऐड बनाने के टाइम पे कौन कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है, और उसी के साथ साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही करो, उसको सुधारो, निकाल मत दो, उसको सुधारो, कहाँ गलती है उसको बताओ, उसको ठीक करो। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या बोलती है, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स नीड टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ मीडिया, सिलेक्शन ऑफ मॉडल्स और ब्रांड एम्बेसडर्स, टाइमिंग ऑफ द एड्स। अच्छा, डिसीजन मेकिंग स्किल में अब आपको डिसाइड करना होता है जब हम ऐड बना रहे हैं तो कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि मेरा डिसीजन जो होगा, जो मीडिया मुझे सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मॉडल्स और ब्रांड एम्बेसडर्स, अब मुझे कौन सी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करना है, डिपेंड करता है मेरे प्रोडक्ट पे। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो कोई क्रिकेटर को ले लो, क्योंकि क्रिकेट हमारे कंट्री में ज़्यादा देखते, कोई क्रिकेटर को ले लो। अगर कोई ऐसा ब्रांड है मेरा जिसकी मुझे इमेज बहुत ज़्यादा सुधारनी, जिसको ट्रस्ट वर्दी बनाना है, तो अमिताभ बच्चन जी को ले लो, लोग उन पर भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली उनको हायर कर लो। टाइमिंग ऑफ द ऐड, कौन से टाइम पर ऐड डिस्प्ले होना चाहिए, कितना ऐड का बजट है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेने की जो स्किल्स होती है ना, वो हमारे एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स को आनी चाहिए। There the ad executives must have the skills to generate alternatives and to select the best alternative. अब हमेशा प्लान बी के साथ में भी तैयार रहना है, प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी भी तैयार होना चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो और उसके हिसाब से सिस्टमैटिक डिसीजन जो है वो लो, तो ये होती है डिसीजन मेकिंग स्किल। उसके अलावा जो कुछ स्किल्स है जिसकी ज़रूरत होती है वो है प्रेजेंटेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं, टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, जहाँ पर अगर कोई दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करें, दो लोगों के आपस में नहीं बनती है तो नहीं बात करना चाहते हैं, हालांकि झगड़ा नहीं हो रहा है वहाँ पर, कोई मारा मारी नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से नहीं बन रही, तो ज़बान दराजी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, तो हम कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये सारी स्किल्स जो है उसका भी होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करियर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे आगे के हमारे क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।